नमस्कार, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं टॉक विद अशोक सिंह। साथियों, आज कोरोना की दूसरी लहर अवसान की ओर है। हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने को बेताब है। हम फिर घर से बाहर बेखौफ होकर निकलना चाहते हैं और ये हमारी मजबूरी भी है। हम निकलेंगे नहीं तो हम संभलेंगे नहीं, हम बचेंगे नहीं, क्योंकि घर में लॉक रख के तो पैसे और रोजगार मिल नहीं सकता। लेकिन आज घर से निकलने से पहले हमें थोड़ा सा कोरोना की ग्राउंड रियलिटीज को जान लेना और समझ लेना जरूरी है। ऐसा मैं आपको आज मोटिवेट करने के लिए नहीं, आपको एजुकेट करने के लिए नहीं, बस आपको समझने के लिए बताना चाहता हूं। साथियों, जो हिंदुस्तान की परिस्थिति है आज के भीतर, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है और है भी, क्योंकि 15 साल से 35 साल के जो युवा हैं हमारे देश के भीतर, उनकी संख्या करीब 50 करोड़ से ज्यादा है। उसमें से 25 साल से और 35 साल के बीच के जो युवा हैं, सिर्फ उनकी संख्या 21 करोड़ से ज्यादा है। और ये 25 साल से 35 साल के युवा हैं, इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत रोजी और रोजगार की है। इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत नौकरी की है। और आज नौकरी की हालत यह है कि कोरोना के फेज 1 और फेज 2 को देखें तो भारत में 18 करोड़ से ज्यादा लोग, 18 करोड़ 70 लाख के आसपास लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा नौकरी अप्रैल 2021 में लोगों की गई है और वो 7.5 करोड़ है। आंकड़े बताते हैं कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को मिला लें, भारत सरकार और राज्य सरकारों को, तो करीब 90 लाख रिक्तियां हैं। ये रिक्तियां कोरोना के पहले से चली आ रही है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था का जो हाल डामाडोल है, आज जो जीडीपी -7% से नीचे, ऐसी परिस्थिति में ये सरकारें नई नौकरियां लाने की परिस्थिति में नहीं है, स्थिति में नहीं है। आज आंकड़े बताते हैं जो कोरोना 1 और 2 के बीच जो रिपोर्ट आ रही है वाणिज्य मंत्रालय की, 7 लाख से ज्यादा लोग जो कोरोना के इफेक्ट के चलते कल कारखाने बंद हुए, उसमें करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों की अस्थायी नौकरियां चली गई। मैं अस्थायी नौकरी के बारे में बात नहीं कर रहा, उनको काउंट करना बड़ा मुश्किल है। साथियों, आप जानते हैं कि ये बैंक जो है, ये हमारे अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। और सैलरी क्लास जो है, ये सैलरी क्लास का वेतन या सैलरी क्लास के जो अकाउंट्स होते हैं, यह इन बैंकों के लिए एक आधार का काम करता है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो रिपोर्ट्स क्या बता रही है? वो रिपोर्ट्स बता रही है कि करीब 80 लाख सैलरी क्लास के लोगों ने इस कोरोना के फेज 1 और फेज 2 में बैंकों से में जमा अपना करीब 20,000 करोड़ रुपया निकाल लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोविडेंट फंड होता है, जो नौकरी क्लास के लोग
कामगार प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो होता है वो इमरजेंसी के लिए रखते हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं, श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट बता रही है कि करीब 1.25 करोड़ लोगों ने इस अवधि में, कोरोना के फेज 1 और फेज 2 के अवधि में करीब 1.25 करोड़ लोगों ने अपना पीएफ अकाउंट बंद कर लिया है। मतलब वह पैसा जो घर बनाने के लिए, बेटे बेटी की शादी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए रखा हुआ था, इमरजेंसी फंड था, उन फंड को लोग खाने में लगा रहे हैं, क्योंकि देश लॉकडाउन है, रोजगार है बंद है। जैसा कि हमने बताया कि भारत युवाओं का देश है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है ये 15 साल से 35 साल के बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, जिसके लिए हमारे यहां एजुकेशन लोन की व्यवस्था है, उसमें से जो रिपोर्ट है आरबीआई की वो कहती है कि लगभग 4.25 लाख बच्चों ने हायर एजुकेशन के नाम पे विभिन्न बैंकों से लोन लिया, और वो लोन 8500 करोड़ से ज्यादा है। और ये लोन लेने वाले जो बच्चे हैं, इनमें लगभग 2 लाख की तादाद इंजीनियरिंग पढ़ने वालों की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्होंने बैंकों से लोन लिया, लेकिन आज उनकी परिस्थिति इतनी विकट हो गई है, रोजगार का हालत इतना खस्ता हाल है कि वो आज बैंकों को ये ऋण वापस करने के पोजीशन में नहीं है। सरकार उद्योग धंधा, आप देखे होंगे लॉकडाउन 1 के दौरान सरकार ने लोगों को रोजगार मुहैया कराने, स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए युवाओं को एक मुश्त लोन की घोषणा की। काफी इनिशिएटिव लिया सरकार ने, बैंकों ने अपने दफ्तर खोले, लेकिन परिस्थिति, ये जो लॉकडाउन का लगातार दौर चल रहा है, ये जो कोरोना का खौफ है, ये जो कोरोना ने परिस्थितियां पैदा की, उसमें आज एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एक ऐसी नियामक संस्था है जो उन मामलों को डील करती है जहां कोई उद्योगपति, लघु उद्योग लगाने वाले लोग बैंकों से लोन लेते हैं और वो उसे लौटा नहीं पाते, या उनकी इंडस्ट्री डूब जाती है, या उनके पैसे डूब जाते हैं, तो वो सब इस नियामक के पास पहुंचते हैं कि मुझे दिवालिया घोषित किया जाए। जो जानकारी है उसमें 25,000 से ज्यादा मामले लघु उद्यमियों के यहां पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन लोगों ने स्वयं को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन दे रखा है। क्या करेगी सरकार? आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का भी हाल बहुत बढ़िया नहीं है। अगर भारत के सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को देखा जाए जिन्होंने बैंकों से लोन लिया, वो करीब 55 लाख करोड़ है, लेकिन बैंक्स की, सरकारों की पोजीशंस अभी बैंकों को ऋण वापस करने की नहीं है। मध्यम भारत के मध्यम क्लास के ऊपर अध्ययन करने वाली अमेरिका की एक संस्था ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि भारत में करीब 10 करोड़ लोग मिडिल क्लास के थे, यानी जिनकी आमदनी लगभग 20,000 से 40,000 के बीच में था। उसमें से लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग आज मिडिल क्लास की श्रेणी से बाहर हो चुके हैं, यानी वो अब मिडिल क्लास नहीं रहे, आज वो बीपीएल में आ चुके हैं। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार दे रही थी टूरिज्म इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर,
होटल इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ये सब के सब आज माइनस में चल रहा है। परिस्थितियां वाकई विकराल है। फिक्की की एक रिपोर्ट की माने तो भारत के जो उद्योग जगत के लोग हैं, ये लगातार हो रही लॉकडाउन और कोरोना का लगातार हो रहा प्रहार दर प्रहार, ये जो पहली लहर के बाद दूसरी लहर ने जो खौफ मचाया, जो खौफनाक मंजर दिखाया, और तीसरी लहर आने की जो संभावना दिखाई जा रही है, उसने उद्योग जगत को भी हिला कर रख दिया है। फिक्की की रिपोर्ट की माने तो आज 70% से ज्यादा उद्योगपति अपना विश्वास खो चुके हैं, और इसके पीछे वजह ये लॉकडाउन और मांग की कमी बताई जा रही है। तो आखिर जब परिस्थितियां ऐसा विकराल है, जब स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, परीक्षाएं बंद है, जब हम सब अपने घरों के भीतर कैद बैठे हुए हैं, देश की हालात, बेरोजगारी का दर अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अभी हो रहा है। हमेशा बेरोजगारी की दर शहरों के मुकाबले गांव में कम हुआ करता था, लेकिन ये कोरोना के खौफनाक मंजर ने शहर और गांव की दूरी बराबर कर दी है। आज चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, 14% की दर से ये बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। हालात वाकई चिंताजनक है। हालांकि अर्थव्यवस्था -7% रहने के बावजूद भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी 3% मुनाफे के साथ ग्रो कर रही है। यह एक अच्छा सिग्नल है कि हमारी अर्थव्यवस्था आज भी, हमारी कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वो आज भी हमें बचा कर रखी हुई है। तो क्या ऐसी कोई संभावना भी है जब परिस्थितियां इतनी विकराल है, क्या इन आंकड़ों को लेकर मैं आपको डराने के लिए आया हूं? क्या मैं आपके बीच एक नया खौफ पैदा करना चाहता हूं? मेरा उद्देश्य ऐसा वाकई नहीं है। हां, मेरा इशारा एक न्यू नॉर्मल्सी के ऊपर है। मेरा इशारा एक नए भारत की ओर है। मेरा इशारा एक नई व्यवस्था की ओर है। जब ये सारी परिस्थितियां विकराल रूप ले रखी हिंदुस्तान के भीतर, तो क्या ऐसा कोई सेक्टर है जिसमें आज भी संभावना बचा हुआ है, जो आज भी बड़ी तेजी से बेरोजगार होती युवाओं के हाथ को रोजगार दे सकता है, निराशा के बीच आशा का संचार कर सकता है? तो फिर मैं कहूंगा वो एक इंडस्ट्री हिंदुस्तान के भीतर जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार आज मात्र 17,000 करोड़ का है। लेकिन अच्छी बात क्या है, जब सारे सेक्टर माइनस में जा रही है, तब यह सेक्टर एज पर फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट के मुताबिक
यह सेक्टर अगले 4 साल में 17,000 करोड़ से 70,000 करोड़ पर जाने वाला है। आज भी जब सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली सेक्टर्स हिंदुस्तान के भीतर माइनस में जा रही है, तब ये इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री आज 50 से 60 लाख लोगों को हर साल रोजगार मुहैया करा रही है। साथियों, यह वही इंडस्ट्री है जिसने दुनिया के कई विकसित देशों को और विकसित होने में मदद किया है। आज अमेरिका में जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, जब नेटवर्क मार्केटिंग को हर 8 में से 1 बंदा एडॉप्ट कर रहा है, तो वहीं जागरूकता के अभाव में, जानकारी के अभाव में, समझ के अभाव में भारत में यह गैप बहुत बड़ा है। आज हिंदुस्तान के भीतर 225 लोगों में सिर्फ 1 आदमी इस इंडस्ट्री को एडॉप्ट करता है, जबकि यह इंडस्ट्री अगले 5 साल के भीतर 5 गुना ग्रो करने वाली है। यह रिपोर्ट बता रहे हैं। कोरोना के दौरान भी परिस्थितियां कितनी विकराल क्यों नहीं हुई, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में इस इंडस्ट्री ने अपने ग्रोथ को बनाए रखा है। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसे डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के रूप में हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान के भीतर इसकी संभावनाओं को जानिए और समझिए। यह भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने में, यह भारत को डिजिटल भारत होने में, और यह भारत को मेक इन इंडिया भारत होने में बहुत बड़ा योग कर सकते हैं आप, काफी मददगार साबित हो सकता है। तो साथियों, मेरा उद्देश्य आपको डराने का नहीं था, मेरा उद्देश्य आपको कोरोना के वर्तमान ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराते हुए आपके बीच, आपके भीतर के डर को भगा के एक आशा का संचार करने का था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।